आचार्य प्रशांत की एक बेहद चर्चित किताब का एक अध्याय है जिसका नाम है नींबू मिर्च का टोटका और झाड़ फूक का विज्ञान। हम उन पन्नों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा तार्किक दिमाग भी इस डर के आगे घुटने क्यों टेक देता है। जरा एक बहुत ही आम से दृश्य की कल्पना की जाए। मान लीजिए एक बहुत ही बिजी चौराहा है। ट्रैफिक सिग्नल लाल होता है। बिल्कुल। एक बहुत ही पढ़ी लिखी एकदम विज्ञान की पृष्ठभूमि वाली शख्सियत अपनी शानदार गाड़ी से नीचे उतरती है। सब कुछ बहुत तार्किक, बहुत आधुनिक लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन तभी उस इंसान की नजर सड़क पर पड़े एक छोटे से नींबू और कुछ हरी मिर्चों पर पड़ती है, जो वही अपना एक धागी में पिरोए हुए हैं। अरे हाँ, वो क्लासिक नींबू मिर्च। हाँ, और अचानक वो जो एकदम तार्किक दिमाग था ना, वो पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। मतलब कदम वहीं ठिठक जाते हैं, शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है कि कहीं गलती से भी पैर उस नींबू मिर्च पर ना पड़ जाए। सही बात है, ये बहुत ही आम बात है ना? सोचने वाली बात है। विज्ञान पढ़ने वाले, डेटा और रिसर्च पर दिन रात बात करने वाले लोग भी सड़क पर पड़े एक साधारण से नींबू मिर्च से इतना क्यों डरते हैं? तो हमारा आज का मिशन यही समझना है कि इस डर के पीछे का असली मनोविज्ञान क्या है, गणित और सांख्यिकी इसमें कैसे काम करती है, और कैसे असल अध्यात्म, जिसे हम वेदांत कहते हैं, इन रूढ़ियों का सबसे बड़ा विरोधी है। बहुत ही गहराई वाला विषय है ये। और सबसे मजेदार बात जो मुझे स्रोत में लगी वो ये कि ये कोई बहुत भारी भरकम इलाज नहीं बताती, बल्कि कहती है कि डरने के बजाय अगर मौका मिले तो अपनी गाड़ी उस नींबू मिर्च पर ही चढ़ा देनी चाहिए। बिल्कुल। और ये शुरुआती अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। देखिए, किसी भी बेतुकी चीज को हराने का सबसे बड़ा हथियार तर्क या बहस नहीं है। स्रोत में एक बड़ा ही सटीक और मजेदार उदाहरण है, वो जादुई बीज वाला। हाँ, मान लिया जाए कोई एक साधारण सा बीज लेकर आए और कहे कि भाई ये कोई जादुई बीज है, सीधे आसमान से गिरा है, इसे बिना नहाए धोए मत छूना। तो इसका सबसे अच्छा जवाब ये साबित करना नहीं है कि रिसर्च पेपर लाओ और दिखाओ कि ये बीज जादुई नहीं है। इसका सबसे अच्छा जवाब है कि उस बीज को उठाओ और खा जाओ। बात वही खत्म। एग्जैक्टली। हास्य और उपेक्षा अंधविश्वास के सबसे बड़े दुश्मन है। लेकिन अगर हम थोड़ी गहराई में जाएं तो समझ आता है कि यहाँ जो असली समस्या है वो सड़क पर पड़ा नींबू मिर्च या कोई जादुई बीज नहीं है। तो फिर असली समस्या क्या है? असली समस्या इंसान के मन पर जमी हुई परतें हैं। ये वो गहरा संशय है, वो डाउट है जो इंसान के भीतर लगातार बैठा रहता है। इसी संशय और अनिश्चितता को थोड़ा और खोलकर देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग टोटकों से डरते क्यों हैं। मतलब जबकि तार्किक रूप से सबको पता है कि वे काम नहीं करते। स्रोत में एक पानी के ग्लास का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। मान लिया जाए किसी के सामने एक पानी का ग्लास रखा है। ठीक है। इंसान को 99% यकीन है कि ग्लास में साफ पानी है, लेकिन उसके मन में महज 1% शक डाल दिया जाए कि कहीं इसमें जहर तो नहीं मिला है, तो जाहिर सी बात है कोई भी सामान्य व्यक्ति उस ग्लास का पानी नहीं पिएगा। बिल्कुल नहीं पिएगा। वो अपने 99% भरोसे को पूरी तरह से किनारे कर देगा। बिल्कुल। और उस महज 1% शक के आधार पर अपना फैसला लेगा। और मनोविज्ञान की भाषा में इसे रिस्क अवर्स स्ट्रेटेजी कहा जाता है, यानी जोखिम विरोधी रणनीति। हमारा दिमाग हमेशा सबसे बुरे परिणाम को टालने की कोशिश करता है। अच्छा। इंसान सोचता है कि भले ही 99% संभावना है कि नींबू मिर्च पे पैर रखने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 1% भी संभावना है कि इससे कोई अनहोनी हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, तो अपनी जिंदगी दांव पर क्यों लगाई जाए? लॉजिकल तो लगता है सुनने में। और यही वो 1% का डर है जो इतना ताकतवर होता है कि ये इंसान की सारी तार्किकता को निगल जाता है। लेकिन एक मिनट, मैं सोच रही थी यहाँ एक बड़ा विरोधाभास नजर आता है। ये 1% वाला जो डर है, जिसे हम रिस्क एवर्स स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, क्या ये असल में इंसान का इवोल्यूशनरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं है? सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मतलब विकासवादी बचने की वृत्ति। जैसे अगर कोई इंसान किसी घने जंगल में है और उसे 99% यकीन है कि झाड़ियों के हिलने की वजह सिर्फ हवा है, लेकिन 1% शक है कि वहां शेर छिपा है, तो वहां से तुरंत भाग। हाँ बिल्कुल। वहां रुककर तर्क करना तो बेवकूफी होगी। फिर चौराहे पर पड़े नींबू मिर्च के मामले में ये बुद्धिमानी अंधविश्वास का रूप कैसे ले लेती है? ये एक बहुत ही शानदार तुलना है। देखिए, जंगल और शेर का उदाहरण बिल्कुल एक जैविक और भौतिक वास्तविकता पर आधारित है। मतलब एक असली फिजिकल खतरा है। एग्जैक्टली। लेकिन नींबू मिर्च कोई शेर नहीं है।
नींबू मिर्च का खतरा एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है जिसे बस समाज और कहानियों ने गढ़ा है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का काम शरीर को असली भौतिक खतरों से बचाना है। लेकिन जब वही इंस्टिंक्ट उन खतरों पर लागू होने लगे जिनका कोई तार्किक या वैज्ञानिक आधार ही नहीं है, तब वो अंधविश्वास बन जाता है। स्रोत सामग्री इस बिंदु पर गीता के 4 अध्याय के 41वें श्लोक का संदर्भ देती है। संशय से बड़ा नरक दूसरा नहीं है। हाँ, ये 1% का शक असल में बाहर से नहीं आ रहा है, ये इंसान के भीतर के खालीपन से आ रहा है। जब तक इंसान को अपनी ही हस्ती का पक्का ज्ञान नहीं होता, जिसे वेदांत में आत्मज्ञान कहा जाता है, तब तक वो दुनिया की किसी भी चीज को लेकर 100% आश्वस्त नहीं हो सकता। वाओ! जब अपनी ही नींव कमजोर होना, तो हर भारी चीजें खतरा लगने लगती है। यानी अगर खुद पर यकीन नहीं है तो दुनिया की हर चीज संदिग्ध लगेगी। ये बात तो रोजमर्रा के जीवन में बहुत गहराई से दिखाई देती है। बिल्कुल। विमान यात्रा और सड़क यात्रा का ही उदाहरण ले लिया जाए, जो स्रोत में विस्तार से समझाया गया है। आंकड़े बहुत साफ बताते हैं कि किसी कमर्शियल फ्लाइट के क्रैश होने की संभावना करोड़ों में एक होती है। हाँ, स्टैटिस्टिकली वो बहुत सुरक्षित है। उसकी तुलना में हर दिन सड़क पर गाड़ी चलाना कहीं अधिक खतरनाक है। लेकिन जब लोग हवाई जहाज में बैठते हैं तो हल्का सा टर्ब्यूलेंस आते ही उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और कई लोग पसीने से भीग जाते हैं। सही बात है। वही हाईवे पर 100 की स्पीड पर गाड़ी चलाते हुए उन्हें वो डर बिल्कुल महसूस नहीं होता। ये उदाहरण एकदम सटीक रूप से साबित करता है कि इंसान का डर सांख्यिकी या आंकड़ों से नहीं चलता, वो भावनाओं से, नियंत्रण की कमी से और उसी 1% के संशय से चलता है। कार में इंसान को लगता है कि स्टीयरिंग उसके हाथ में है, इसलिए वो सुरक्षित है, भले ही आंकड़े कुछ और कह रहे हों। विमान में वो नियंत्रण पायलट के पास है, इसलिए वो 1% का संशय उस पर हावी हो जाता है। तो अगर हमारा दिमाग इन सांख्यिकीय आंकड़ों से नहीं चलता तो फिर वो किस चीज से प्रभावित होता है? क्योंकि अक्सर लोग बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं कि उनके साथ टोटके या झाड़ फूंक का चमत्कार हुआ है। हाँ, कहानियों से। स्रोत में बड़ा ही व्यंग्यात्मक जिक्र है इसका, चंदन नगर का व्यापारी और मुद्दार भैया का। अरे हाँ, वो किस्सा तो बहुत ही क्लासिक है। होता यह है कि एक इंसान अपने पूरे जीवन में 100 बार बीमार पड़ता है और हर बार डॉक्टर के पास जाकर वैज्ञानिक तरीके से दवाइयों से ठीक हो जाता है। लेकिन उन 100 वैज्ञानिक सफलताओं को वो पूरी तरह भूल जाता है। फिर किसी एक दिन किसी अनजान सी जगह पर किसी बाबा के टोटके या भभूत से उसका कोई पुराना दर्द अचानक ठीक हो जाता है, तो उसे वो एक अकलौती घटना जीवन भर याद रहती है। और फिर वो डिंडोरा पीटता है। फिर वो सबको बताता फिरता है कि अरे हमारे गांव के मुद्दार भैया तो उस बाबा की भभूत से ही ठीक हुए थे। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान और गणित की भाषा में स्टैटिस्टिकल नॉइज कहा जाता है, सांख्यिकीय शोर। अच्छा, सांख्यिकीय शोर। देखिए, हमारा दिमाग मूल रूप से एक कहानीकार की तरह डिजाइन किया गया है, न कि एक डेटा एनालिस्ट की तरह। हम लाखों सामान्य और सुरक्षित घटनाओं को इग्नोर करके बस एक अकेली असामान्य घटना को पूरा सत्य मान लेते हैं। स्रोत में भूतिया सड़क का एक बहुत ही दिलचस्प, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति बड़े दावे के साथ कहता है कि उसने अमुक सड़क पर अपनी आंखों से 5 भयंकर दुर्घटनाएं देखी हैं और इसीलिए वो सड़क भूतिया है। हाँ, उसकी ये बात तकनीकी रूप से सच हो सकती है कि उसने 5 दुर्घटनाएं देखी, लेकिन वो ये गणित कभी नहीं लगाता कि पिछले कुछ सालों में उसी सड़क से 5 लाख गाड़ियां बिल्कुल सुरक्षित भी निकल चुकी हैं। ये तो बिल्कुल जो आजकल ई-कॉमर्स वेबसाइट के रिव्यू सेक्शन होते हैं ना, बिल्कुल वैसा है। वो कैसे? मान लिया जाए कि किसी कंपनी ने 1 लाख स्मार्टफोन बेचे, जिनमें से 99,995 फोन बिल्कुल बेहतरीन चल रहे हैं। वे लोग शांति से अपने घरों में अपना फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वे इंटरनेट पे कुछ नहीं लिखते। हाँ, जाहिर सी बात है। लेकिन 5 लोगों के पास मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाला खराब पीस पहुंच गया। अब वो 5 लोग इंटरनेट पर जाकर दुनिया भर का शोर मचा देंगे, हर फोरम पर लिखेंगे कि भाई ये फोन तो एकदम कूड़ा है। सही बात है। अब जो नया ग्राहक उस वेबसाइट पर जाएगा और वो 5 रिव्यू पढ़ेगा, उसे लगेगा कि ये फोन ही मनहूस है। वो 5/1 लाख का गणित नहीं लगाता। बिल्कुल, यही स्टैटिस्टिकल नॉइज है। हम उन 99,000 शांत आवाजों को नहीं सुन पाते। हमारा ध्यान सिर्फ उन 5 चीखती हुई आवाजों पर जाता है। होटलों की 13वीं मंजिल वाला अंधविश्वास भी पूरी तरह से इसी शोर पर आधारित है। अरे हाँ, मैंने सुना है कई होटल्स में 13वीं मंजिल होती ही नहीं है। हाँ, दुनिया के कई बहुत बड़े और महंगे होटलों में आज भी कमरा नंबर 13 या 13वीं मंजिल होती ही नहीं है। 12वीं के बाद सीधा 14वीं मंजिल लिख दी जाती है। मतलब सीरियसली? बिल्कुल, क्योंकि ये एक अजीबोगरीब अंधविश्वास फैल गया कि 13वीं मंजिल पर रहने वालों को दिल का दौरा पड़ता है
जबकि अगर कोई निष्पक्ष रूप से मेडिकल डेटा और आंकड़े निकाले तो 12वीं और 14वीं मंजिल पर भी दिल का दौरा पड़ने वाले लोगों का अनुपात लगभग उतना ही होगा। लेकिन लोग सिर्फ 13 नंबर से जुड़ी उन चंद घटनाओं को याद रखते हैं और उसे एक यूनिवर्सल नियम बना लेते हैं। स्रोत सामग्री इस बात पर बहुत जोर देती है कि बचपन में जो गणित स्कूलों में पढ़ाया जाता है उसका असली मकसद सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है। तो और क्या है? उसका मकसद है कि जीवन में जब ऐसे अंधविश्वास सामने आए तो इंसान थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा सांख्यिकीय गणित लगा सके। और इसी सांख्यिकीय गणित की कमी का सबसे भयानक और कह सकते हैं जानलेवा रूप हमने हाल ही की महामारी कोविड-19 के दौरान देखा। ओ बिल्कुल। स्रोत में इसका बहुत ही गंभीरता से विश्लेषण किया गया है। महामारी के पीक के दौरान ऐसे कई लोग सोशल मीडिया और टीवी पर सामने आए जो जोर शोर से दावा कर रहे थे कि वे बिना किसी विज्ञान या दवाई के सिर्फ नींबू नारियल या किसी खास तरह के टोटके से ठीक हो गए। हाँ, मुझे याद है वो सब। वे कैमरे के सामने आकर कहते थे, देखिए मैंने कोई एलोपैथिक दवा नहीं ली और मैं जीवित प्रमाण हूं कि मैं इन प्राकृतिक टोटकों से बच गया। और ये वो जगह है जहां अंधविश्वास सिर्फ एक हंसी मजाक का विषय नहीं रहता, बल्कि एक वैश्विक त्रासदी का कारण बन सकता है। बिल्कुल। स्रोत इस डेटा को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखता है। चिकित्सा विज्ञान के आंकड़े बताते हैं कि बिना किसी भी दवाई के प्राकृतिक रूप से भी कोविड से ठीक होने की संभावना लगभग 80% थी। बाप रे, 80%? हाँ, यानी संक्रमित हुए 5 में से 4 लोगों की इम्यूनिटी ही उन्हें बचा रही थी। लेकिन सही वैज्ञानिक इलाज और मेडिकल केयर के साथ ये बचने की संभावना 99.5% तक पहुंच जाती थी। अब होता यह है कि एक व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से उन 80% वाले सुरक्षित समूह में आ गया, वो ये भ्रम पाल लेता है कि उसका वो टोटका काम कर गया। ये गणित बहुत डरावना है अगर इसे एक बड़े देश की पूरी आबादी पर लागू करके देखा जाए। जरा सोचिए कि किसी देश में 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए, अगर वे सब विज्ञान को छोड़कर उन टोटकों और दावों पर निर्भर हो जाते तो 80% के हिसाब से 40 करोड़ लोग तो बच जाते और टोटकों का गुणगान करते। बिल्कुल। लेकिन उस 20% के अंतर का मतलब है कि 10 करोड़ लोगों की जान 10 करोड़ मौतें। एग्जैक्टली। विज्ञान के पास जाने पर यह मृत्यु दर महज 0.5% रह जाती। एक अकेले व्यक्ति का निजी अनुभव, चाहे वो उसे कितना भी सच्चा क्यों न लगे, वो पूरे देश के लिए विज्ञान का काम नहीं कर सकता। एकदम सही। एक पढ़े लिखे और परिपक्व मन की निशानी यही होती है कि वो घटनाओं, चमत्कारों और नामों पर नहीं, बल्कि हमेशा मैक्रो डेटा यानी वृहत आंकड़ों पर बात करता है। अस्पताल में एक डॉक्टर कभी भी भावनाओं में बहकर इलाज नहीं करता। उसके लिए सामने बैठा मरीज एक सांख्यिकीय डेटा होता है और इसे संवेदनहीनता या क्रूरता नहीं कहा जाना चाहिए। ये विज्ञान की निष्पक्षता है जो असल में जीवन बचाती है। ये सब इतना तार्किक और स्पष्ट है, लेकिन फिर वही सवाल घूमकर वापस आता है कि अगर आंकड़े इतने साफ हैं, अगर विज्ञान इतना स्पष्ट है, तो फिर लोग इन भूत प्रेत, तंत्र मंत्र और ऊपरी हवा की बातों में इतना रस क्यों लेते हैं? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर किसी को भूतिया किस्सों में इतना मजा क्यों आता है? इंसान अपनी सामान्य जिंदगी में ये सस्ती सनसनी क्यों खोजता है? स्रोत में कुछ टीवी न्यूज चैनलों का बड़ा ही सटीक उदाहरण दिया गया है। वो सहारनपुर वाली क्लिप। हाँ, वे किसी एक कस्बाई जगह की, मान लिया जाए सहारनपुर के किसी छोटे से मोहल्ले की कोई एक क्लिप दिखाएंगे जिसमें कोई अजीब सी घटना हो रही है और बैकग्राउंड में एकदम भयानक संगीत लगाकर ऐसा भ्रम पैदा कर देंगे कि पूरे देश में बस यही संकट मंडरा रहा है। और करोड़ों लोग उसे मंत्रमुग्ध होकर देखते हैं। बिल्कुल, आंखें फाड़ कर देखते हैं। स्रोत के अनुसार अगर उन मामलों का गहराई से अध्ययन किया जाए जहां लोगों पर यह तथाकथित भूत या ऊपरी हवा हावी होती है, तो एक बहुत स्पष्ट पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? जिन लोगों को अक्सर भूत पकड़ता है वो ज्यादातर समाज के सबसे दबे कुचले, शांत रहने वाले और शोषित वर्ग से आते हैं। अच्छा। हाँ, ये वो लोग हैं, अक्सर महिलाएं या कमजोर तबके के पुरुष, जिन्हें अपने ही घरों में मुंह खोलने तक की आजादी नहीं होती। उनकी अपनी कोई आवाज नहीं होती, कोई इच्छा नहीं पूछी जाती। ओह, ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है। यानी ये बिल्कुल एक प्रेशर कुकर के विज्ञान की तरह काम करता है। बिल्कुल। अगर अंदर की भाप को, भावनाओं को सामान्य रूप से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तो सीटी तो किसी न किसी रूप में बजेगी ही, और समाज में वो सीटी अक्सर भूत चढ़ने के रूप में बचती है। ये प्रेशर कुकर वाली बात एकदम सटीक बैठती है।
जब किसी का अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड खुद को अभिव्यक्त करने के लिए छटपटा रहा हो और जिंदगी पूरी तरह से सपाट, बेरंग और दबी हुई हो, तो उस भयानक खालीपन को भरने के लिए इंसान के मन को किसी रोमांच की जरूरत होती है। भूत चढ़ने के बहाने वो व्यक्ति एक तरह की सोशल इम्यूनिटी हासिल कर लेता है। उस अवस्था में वो झूम कर नाच सकता है, गालियां दे सकता है और वो सब कड़वा सच बोल सकता है जो वो होश में रहते हुए अपने परिवार वालों को कभी नहीं बोल सकता। और कोई उसे रोकता भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। समाज उसे उस समय रोक भी नहीं सकता, बल्कि लोग डर कर उसकी बात सुनते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, अरे उसे तो भूत चढ़ा है, वो खुद थोड़ी बोल रहा है। ये एक सस्ता रोमांच है, चीप थ्रिल। हाँ। जब इंसान स्वतंत्र रूप से और खुलकर नहीं जी पाता, तो उसका मन इस तरह के सस्ते रोमांच में अपनी दबी हुई अभिव्यक्ति का रास्ता ढूंढता है। ये विश्लेषण बहुत ही शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि अंधविश्वास सिर्फ अज्ञानता या शिक्षा की कमी नहीं है, बल्कि ये एक घुटन भरे जीवन और शोषित समाज का सीधा परिणाम भी है। बिल्कुल सही। लेकिन फिर एक और जटिल सवाल उठता है कि ये मनोवैज्ञानिक घुटन, ये अशिक्षा हमारी संस्कृति, भाषा और धर्म का पर्याय कैसे बन गई? ये स्रोत का एक बहुत ही अहम और विचारणीय हिस्सा है। यहाँ एक बहुत ही रोचक व्यक्तिगत किस्सा दिया गया है जो IIT दिल्ली के दिनों का है। हाँ, वो किस्सा इस बात करता है कि कैसे समाज ने कुछ चीजों को आपस में बिल्कुल अतार्किक रूप से जोड़ लिया है, एक ऐसा कोरिलेशन बना दिया जिसका जमीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। वो घटना कुछ इस तरह है कि जब आचार्य प्रशांत IIT दिल्ली में फ्रेशर्स बैच में थे, तो उन्होंने हिंदी में कुछ बहुत ही शानदार कविताएं लिखीं और वे प्रशांत त्रिपाठी निराला के नाम से अपनी रचनाएं करते थे। अब एक बेहतरीन इंजीनियरिंग संस्थान में होना, तो ये चाहिए था कि लोग उनकी कला और बौद्धिक क्षमता की तारीफ करते, लेकिन उस आधुनिक माने जाने वाले कैंपस में दिल्ली और चंडीगढ़ से आए फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों ने उन्हें तुरंत HMT का टैग दे दिया। HMT यानी हिंदी मीडियम टाइप। बिल्कुल, हिंदी मीडियम टाइप। और हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ इस हिंदी मीडियम और कविता लिखने वाले टैग की वजह से उन्हें तथाकथित आधुनिक पार्टियों में नहीं बुलाया गया। हाँ, क्योंकि उस आधुनिक समाज ने ये पक्का मान लिया था कि जो इंसान शुद्ध हिंदी बोलता है, जो शायद कुर्ता पजामा पहनता है या भारतीय साहित्य में रुचि रखता है, वो पक्का कोई रूढ़िवादी, सात्विक, अंधविश्वासी और पिछड़ी सोच वाला इंसान ही होगा। सही बात है। ये एक पूर्वाग्रह बन गया कि ऐसे संस्कारी लोग कूल और मस्त पार्टियों के माहौल में फिट नहीं बैठते। और देखिए, इसे सिर्फ एक कॉलेज के हॉस्टल की घटना मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये हमारे पूरे समाज का एक बहुत ही खतरनाक और झूठा गठजोड़ है। स्रोत सामग्री इस सहसंबंध को पूरी तरह से तोड़ती है। आधुनिक समाज ने यह स्थापित कर दिया है कि जो धार्मिक है वो अंधविश्वासी भी होगा, जो परंपरावादी है वो कमजोर या डरपोक होगा, जो अपनी मातृभाषा बोलता है या पारंपरिक कपड़े पहनता है वो विज्ञान और तार्किकता से मीलों दूर होगा। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। धर्म या अध्यात्म का इस नींबू मिर्च वाले अंधविश्वास से क्या लेना देना? असली अध्यात्म, जिसे शुद्ध वेदांत कहा जाता है, वो तो इन सारी खोखली परंपराओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात करता है। बिल्कुल सही मायने में वेदांत पोस्ट मॉडर्न या उत्तर आधुनिक है। यह सिर्फ राजनीतिक उदारवाद तक सीमित नहीं है जो केवल बाहरी दुनिया और समाज को लेकर लिबरल होने की बात करता है। वेदांत लिबरेशन यानी पूर्ण मुक्ति की बात करता है, अपनी ही मान्यताओं, अपनी ही धारणाओं और अपने ही डरों से मुक्ति। वेदांत में किस्से कहानियों, चमत्कारिक घटनाओं या खोखली नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं है। वो सत्य की एक निर्मम खोज है। और इसी बात को गहराई से समझाने के लिए स्रोत में कुछ बहुत ही विद्रोही और दिलचस्प उदाहरण दिए गए हैं। जैसे इन तथाकथित सात्विक और पारंपरिक नियमों को तोड़ने के लिए जानबूझकर रात को 2 बजे नहाना या सुबह 5 बजे उठकर हेवी डिनर कर लेना। हाँ बिल्कुल। ऐसा इसलिए नहीं कि ये कोई नया नियम है, बल्कि सिर्फ यह साबित करने के लिए कि इन थोपे गए शारीरिक अनुशासनों का इंसान के असली अध्यात्म या उसकी चेतना से कोई सीधा लेना देना नहीं है। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि स्रोत इन चीजों को अंधाधुंध अनुकरण करने या रोजमर्रा की जिंदगी में आदत बनाने की सलाह नहीं दे रहा है। हाँ, ऑब्वियसली ये केवल एक विद्रोही दृष्टिकोण समझाने का तरीका है। ये दिखाने का प्रयास है कि शुद्धतावाद और कर्मकांडों का जो चोला धर्म को पहना दिया गया है वो कितना खोखला है।
असली अध्यात्म मन की आज़ादी में है, घड़ी के कांटों के हिसाब से नहाने या खाने में नहीं। और ये भी तो कितनी बड़ी विडंबना है कि पश्चिमी देशों ने इस बात के असली सार को कैसे पकड़ा। स्रोत में बताया गया है कि पश्चिमी विचारक भारत से सिर्फ शुद्ध अद्वैत वेदांत लेकर गए हैं। वहाँ आजकल साइंस एंड नॉन ड्यूअलिटी जैसे विषयों पर बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, जहाँ क्वांटम भौतिकी के वैज्ञानिक और दार्शनिक एक साथ बैठते हैं। सही बात है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कोयले की खान से असली हीरा निकाल लिया और हमारे देश के लिए ये चौराहे के नींबू मिर्च, झाड़ फूक और खोखले कर्मकांड छोड़ गए। ये वास्तव में दुर्भाग्य। अध्यात्म का तो सबसे पहला और बुनियादी काम ही इंसान के भीतर बैठे अंधविश्वास का खंडन करना होना चाहिए। एक सच्चा आध्यात्मिक या धार्मिक व्यक्ति वो है जिसका मन पूरी तरह से वैज्ञानिक हो, जो हर चीज पर सवाल उठाता हो। उपनिषदों की पूरी परंपरा ही इसी पर आधारित है कि जो नहीं जानते उसे जानने की कोशिश करो, और जो जानते हो या कम से कम ये मानते हो कि जानते हो, उस पर सबसे पहला सवाल खड़ा करो। विश्वास नहीं करना है, बल्कि सवाल करना है। विश्वास नहीं करना है, सवाल करना है। ये वाक्य सीधे जाकर हमारी इस पूरी विस्तृत चर्चा के निष्कर्ष से जुड़ जाता है। ज्ञान और विश्वास के बीच का अंतर समझना ही सबसे बड़ी कुंजी है। बिल्कुल। इंसान का मन स्वभाव से ही सत्य के लिए, सुरक्षा के लिए आतुर होता है, लेकिन जब उसे वो पक्का सत्य नहीं मिलता तो वो अपनी मान्यताओं और कच्चे विश्वासों को ही परम सत्य मानकर बैठ जाता है। इसे स्रोत में एक बहुत ही प्यारे और सटीक उदाहरण से समझाया गया है। जैसे अगर किसी छोटे बच्चे को खेलने के लिए कोई असली इंसान या दोस्त ना मिले तो वो किसी निर्जीव गुड्डे या गुड़िया को ही अपना सच्चा दोस्त मान लेता है। हाँ, और घंटों उसी से बातें करने लगता है। हाँ, उसे लगता है कि वो गुड्डा उसकी बात सुन रहा है। ठीक वैसे ही जब इंसान का मन अज्ञान के अंधेरे में होता है और उसे सत्य नहीं मिलता तो वो किसी भी बेतुके अंधविश्वास, टोटके या नींबू मिर्च को ही ब्रह्मांड का परम सत्य मान लेता है। तो फिर यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल आता है। एक पढ़े लिखे, तार्किक और वैज्ञानिक मन का रोजमर्रा का रवैया क्या होना चाहिए? वो इस अनिश्चित दुनिया को कैसे देखे? यहीं पर विज्ञान और दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खूबसूरत सिद्धांत आता है, जिसे फॉल्सिफायबिलिटी कहा जाता है। फॉल्सिफायबिलिटी? जी। एक वैज्ञानिक मन कभी भी किसी बात को पूर्ण सत्य या अंतिम घोषणा नहीं मानता। वो हमेशा एक बहुत ही विनम्र शब्द का इस्तेमाल करता है, और वो शब्द है फिलहाल। फिलहाल? ये तो बिल्कुल आज के स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह है। वो कैसे? मतलब हम कभी ये दावा नहीं करते कि आज फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो परफेक्ट या अंतिम सत्य है। हम बस ये मानते हैं कि फिलहाल आज की तारीख में ये सबसे बेहतरीन वर्जन है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और जैसे ही भविष्य में कोई नया बग मिलेगा या कोई नया डेटा सामने आएगा, हम पुरानी मान्यता को छोड़कर सिस्टम को तुरंत अपडेट कर लेंगे। कोई भी समझदार इंसान यही कहेगा कि फिलहाल मेरे अनुभव और आज तक के ज्ञान के आधार पर यह बात सही प्रतीत होती है, लेकिन मैंने अपने दिमाग की फाइल हमेशा के लिए बंद नहीं की है। बिल्कुल। संभावना पूरी तरह से खुली है कि कल कोई नया तथ्य सामने आए तो आज की मेरी सबसे पुख्ता बात भी गलत साबित हो सकती है। हमेशा प्रयोग करते रहना, हमेशा नई संभावनाएं खुली रखना और किसी भी मुद्दे पर अंतिम ठप्पा लगाने से बचना ही एक सच्चे जिज्ञासु और पढ़े लिखे मन की सबसे बड़ी पहचान है। सच में ये विचार अपने आप में बहुत ही मुक्तिदायी है। इसका मतलब है कि इंसान को हर चीज का जवाब पता होने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कहना किसी भी तरह से कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो समझदारी और नई खोज की शुरुआत है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के धागों को समेटते हुए हम वहीं वापस लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उस व्यस्त चौराहे पर जहां वो नींबू मिर्च पड़ा था, और उस डर पर जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के कदम रोक देता है। वो डर जो असल में नींबू मिर्च में नहीं बल्कि मन की गहराइयों में छिपी अनिश्चितता में है। बिल्कुल। तो अगर हमारे ये सारे अंधविश्वास, ये सारे टोटके और कुछ नहीं, बस हमारे अपने ही भीतर मौजूद अनिश्चितता और खालीपन के डर से बचने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है, तो जरा इस विचार पे गौर किया जाए। क्या समाज में पूरी तरह से स्वतंत्र होना, मानसिक रूप से आजाद होना केवल तभी संभव है जब इंसान सब कुछ जानने की इस झूठी तसल्ली को हमेशा के लिए छोड़ दे? क्या असली आजादी अनिश्चितता के साथ आराम से जीना सीख लेने में ही छिपी है? अगली बार जब चौराहे पर वो नींबू मिर्च नजर आए तो शायद ये विचार मन में एक नई रोशनी पैदा करे। अनिश्चितता को स्वीकार करना ही ज्ञान की ओर पहला कदम है। बिल्कुल सही कहा।
तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। खोजते रहिए, सवाल पूछते रहिए और फिलहाल में जीना सीखते रहिए।